गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एनसीटी बिल 2021, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021। जाहिर सी बात है कि अभी 3 दिन पहले लोकसभा में इसको पास किया गया है, फिर कल इसको राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद एक अधिनियम के रूप में लागू हो जाएगा। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल दिल्ली में शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के लिए लाया गया है। ठीक है, चूंकि दिल्ली के लिए लाया गया है तो थोड़ा दिल्ली का इतिहास जान लेते हैं हम लोग कि दिल्ली का इतिहास क्या है। ठीक है, तो दिल्ली की स्थापना, या पहले कहते हैं कि दिल्ली का जो इतिहास है 736 से शुरू होता है और यह तोमर वंश के शासकों के अधीन रही। फिर 1160 तक यहाँ पर तोमर वंश के शासकों का शासन था। फिर इसके बाद चौहान वंश के शासकों का शासन स्थापित हुआ। तो इतना पीछे नहीं जाना है हमको, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे हम लोग इसको देखेंगे स्वतंत्रता के बाद से क्या दिल्ली की स्थिति रही है, या संविधान में दिल्ली को क्या कहा, दिल्ली के बारे में क्या उपबंध किया गया है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कि 1952 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो राज्यों को कई वर्गों में रखा गया, उसमें दिल्ली को सी वर्ग में रखा गया था। 1952 में दिल्ली को एक स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और यहां पर विधानसभा का गठन कर दिया गया और विधानसभा में 48 सीटों का निर्धारण कर दिया गया। कांग्रेस चुनाव जीत गई और सत्ता में कांग्रेस रही। फिर 1952 में क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो दिल्ली को क्या किया गया कि स्टेट का दर्जा दिल्ली का समाप्त कर दिया गया, अब इसे यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया इसको, और यह स्थिति 1991 तक बनी रही। ठीक है, 1991 तक बनी रही। इसके पहले ही पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन वहां पर विधानसभा का गठन कर दिया गया था। ठीक है, 1991 में क्या किया गया कि एक अधिनियम, संशोधन अधिनियम लाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, और इसके माध्यम से संविधान में 239AA आर्टिकल्स को ऐड किया गया और इसमें दिल्ली के लिए प्रावधान किया गया। दिल्ली में कहा गया कि इसके माध्यम से कहा गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी और इस विधानसभा में 70 सीटें होंगी और इन 70 सीटों के जो विधायक होंगे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1993 में चुनाव हुआ, इसके बाद में बात करते हैं। तो ये प्रावधान किया गया, लेकिन 1991 में जो संविधान संशोधन लाया गया था, इसमें ही एक प्रावधान कर दिया गया था। प्रावधान ये किया गया था कि दिल्ली में जो राज्य सूची के विषय थे उनमें से कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को दे दिए गए थे, या कुछ विषय केंद्र सरकार को दे दिए गए थे। उसमें पहला था पुलिस, कि राज्य सूची का विषय होते हुए भी पुलिस दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया था बल्कि संसद को दे दिया गया, यानी कि केंद्र की गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। दूसरा था पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, इसको भी दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया बल्कि केंद्र सरकार या संसद को दे दिया गया। तीसरा था लैंड रिलेटेड इशू, जो थे भूमि से संबंधित जो कानून थे, अधिकार थे, वो भी दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया बल्कि इसको संसद को दे दिया गया, यानी कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको रख दिया गया। इसी संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली में इस 1993 के बाद अपना मुख्यमंत्री होता था, मंत्रिपरिषद होती थी, उसके माध्यम से शासन चलाया जाता था। लेकिन दिल्ली में साथ साथ जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वैसे दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया। एलजी के माध्यम से यहाँ का शासन सरकार, मतलब जैसे राज्यपाल होते हैं राज्यों में, वैसे एलजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। दिल्ली में शासन चलता रहा। हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों को लेकर टकराव बढ़ा है। उसमें खासकर एलजी और मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में शक्तियों को लेकर बहुत ज्यादा टकराव बढ़ा है और दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्राधिकार को लेकर एक दूसरे से उलझते नजर आए हैं। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया, फिर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके विषय में क्या निर्णय दिया, इसको समझते हैं। पहले 2018 में जब तत्कालीन जो उस समय सीजेआई थे, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
दीपक मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने एक निर्णय दिया। इसमें 5 जज थे, उन्होंने निर्णय दिया। पहला तो उन्होंने दिल्ली सरकार को ही एक हिदायत दी। दिल्ली सरकार को उन्होंने हिदायत दी कि दिल्ली को यह समझना चाहिए कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली को एक पूर्ण राज्य की तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी शक्तियों को समझना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार को हिदायत दी। दूसरा उन्होंने हिदायत दिया, यहां पर सीएम को हिदायत दिया या मंत्रिपरिषद को हिदायत दिया, दूसरा उन्होंने हिदायत दिया वो एलजी को दिया। एलजी के बारे में कहना था उनका कि एलजी यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ना कि यहां पे सरकार का हेड हैं वो। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं या प्रशासनिक जो हेड हैं, तो इनके अधिकार सीमित हैं और इनके अधिकार सीमित हैं और इनको अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही कार्य करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जजों की बेंच ने इनके अधिकार के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास, यानी कि एलजी के पास सिर्फ 2 अधिकार हैं। पहला यह है कि राज्य विधानसभा यदि कोई विधेयक पारित करके एलजी के पास भेजती है तो इनके पास 2 विकल्प होंगे। पहले विकल्प के तहत ये उसे मंजूरी देंगे और वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, यदि वो अधिनियम को मंजूरी नहीं देते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ ये सुरक्षित रख लें या रिफर कर दें राष्ट्रपति को, फिर ये इनके हाथ से निकल जाएगा। अब राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे फिर वो निर्णय मानना होगा। तो इसका मतलब है कि एलजी की शक्तियों को उन्होंने डिफाइन कर दिया। और इसके पहले 2018 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले यह कहा जाता था कि दिल्ली सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले एलजी से पूर्व अनुमति लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूर्व अनुमति लेने की बाध्यता नहीं है। हां, आप एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन पूर्व अनुमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इस प्रावधान के तहत अब शासन चलना शुरू हुआ था। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, जो राज्य गृह मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में एनसीटी बिल 2021 पेश किया, जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया। अब इस बिल को पेश करते समय जो गृह राज्य मंत्री थे उनका कहना था कि इसको इसलिए लाया गया है कि 1991 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें कुछ अस्पष्टता थी और इस अस्पष्टता के कारण, यानी कि कुछ उलझी बातें थी, इनको स्पष्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए विवाद हो रहा था। तो इस अधिनियम के माध्यम से इसमें जो अस्पष्ट बातें थी वो एक तरह से डिफाइन कर दी जाएंगी या क्लियर कर दी जाएंगी, तो विवाद नहीं रहेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल के पक्ष में कहने वाली बात हो गई। अब देखते हैं इस बिल में क्या प्रावधान किया गया। तो इस बिल में पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि 1991 में जो सरकार शब्द यूज की गई थी, अब इस बिल में कहा गया है कि सरकार का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस बिल के माध्यम से कहा गया कि गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिर मुख्यमंत्री का क्या मतलब हुआ, फिर मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों किया जाता है, चुनाव क्यों कराया जाता है जब सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा, इसमें प्रावधान किया गया कि डे टू डे प्रशासन से रिलेटेड निर्णय मुख्यमंत्री नहीं लेंगे या मंत्रिपरिषद नहीं लेगी। ठीक है, ये कौन लेगा, एलजी। तीसरा, कहा गया कि प्रशासनिक निर्णयों की जांच दिल्ली सरकार या इसकी कोई समिति नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रशासनिक निर्णयों की जांच भी दिल्ली सरकार या इसकी कोई समिति नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बहुत ज्यादा विवाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चला था, उसमें था एंटी करप्शन ब्यूरो। दिल्ली सरकार का कहना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की जांच हम इसके तहत करेंगे। इस विवाद इस जो निर्णय था इसका केंद्र सरकार ने विरोध किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसीबी के तहत राज्य सरकार किसी केंद्रीय कर्मचारी की जांच नहीं करेगी, बल्कि केंद्र सरकार ही उसके संबंध में कोई पैनल बैठा दे, उससे जांच करा ले। ठीक है, तो ये प्रावधान किया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो फिर ये मुद्दा ही समाप्त हो गया। इसमें एक और प्रावधान किया गया है और वो प्रावधान ये किया गया है कि राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, तो एलजी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको मना कर देंगे। तो राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय लेती है तो एलजी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बिल में यह भी प्रावधान कर दिया गया। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि यदि राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है या कोई विधेयक लाती है तो 14 दिन पूर्व ही वो
एलजी को सूचित करेगी या बताएगी। इसका मतलब हो गया कि जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा था कि पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसको फिर से लागू कर दिया गया है कि अब पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। यानी 14 दिन बताने का मतलब पूर्व अनुमति हो गया। तो इस तरह से इसको लाया गया। इस बिल का कानूनी प्रावधान ये है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं या राजनीतिक पक्ष क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जब देखना चाहिए कि भारत में जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और यहां पर गणतंत्र अपनाया गया है। गणतंत्र का मतलब है कि यहां पे जो स्टेट हेड होगा उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होंगी। वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी? वास्तविक शक्तियां सेंटर में मंत्रिपरिषद जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा उसमें निहित होंगी, राज्य में मंत्रिपरिषद जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा उसमें निहित होंगी। तो दिल्ली भी एक अर्ध राज्य है, तो यहां पर भी मंत्रिपरिषद है, यहां का भी एक मुख्यमंत्री है, तो उसमें निहित होंगी। तो जाहिर सी बात है कि विद्वानों का यह कहना है कि इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं सारी शक्तियां या शक्तियों का केंद्रण एलजी के अंतर्गत किया जा रहा है और एलजी जो है वो अब पावर सेंटर के रूप में डेवलप हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के निर्णयों की अवहेलना कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं इससे कमजोर होगी। ठीक है, एक तो बात ये कही जा रही है और कहीं ना कहीं आक्षेप लग रहा है कि जो सर्वे कई आए हैं उसमें दिखाया गया है, एक में तो बताया गया है कि भारत की डेमोक्रेसी पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि पार्शली डेमोक्रेसी रह गई है। तो इसलिए इस आक्षेप को और बल मिलेगा, इसमें यह कहा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं वो राज्य विधानसभा से या मंत्रिपरिषद से हटाकर एलजी में केंद्रित की जा रही हैं। पहला तो ये कहा जा रहा है। अब दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई और यहां पर जो मदन लाल खुराना थे वो मुख्यमंत्री बने। फिर 1998 में जब स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उस समय कांग्रेस जीत गई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। फिर बैक टू बैक 2 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीती। उसमें 2003 में भी कांग्रेस जीती और 2008 में भी कांग्रेस जीत गई और शीला दीक्षित फिर से मुख्यमंत्री दोनों बार बनी। तो इसका मतलब है कि 3 टेन्योर कांग्रेस की शासन रही। फिर 2013 में चुनाव हुए, राज्य असेंबली का चुनाव हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और कांग्रेस के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई। कुछ विवाद के कारण यह सरकार 2015 के पहले ही गिर गई। फिर 2015 में क्या, ये तो लगभग 50 दिन ही सरकार चली थी। तो फिर 2015 में फिर से चुनाव हुआ और यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक शासन किया उन्होंने। फिर 2020 में फिर से चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल फिर से प्रचंड बहुमत में आए, फिर से शासन किया। तो कहना है विद्वानों का कि 1998 के बाद से बीजेपी सत्ता से दूर है। बीजेपी चाहती है कि इस समय पूरे भारत में हम जीत रहे हैं या हमारी सरकार है या हमारे गठबंधन सहयोगियों के अधिकतर राज्यों में सरकार है, दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो क्यों न दिल्ली में एक बिल के माध्यम से एलजी के थ्रू शासन किया जाए, यानी कि एलजी के कंधे पे बंदूक रखकर दिल्ली का शासन किया जाए या एलजी के थ्रू शासन किया जाए बैकडोर से। ये एक आक्षेप लगाया जा रहा है। ठीक है, कितना सच्चा है, कितना ये इसमें सच्चाई है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये एक विद्वानों का ये आक्षेप लगाया जा रहा है और खास करके अरविंद केजरीवाल का भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से पिछले दरवाजे से दिल्ली के शासन को भी बीजेपी गवर्न करना चाहती है। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें एक और पक्ष जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि इस बिल का विरोध करना अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की हिपोक्रेसी है। कैसे है वो इसके बारे में बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब 2019 में एक फुल फ्लेज स्टेट को यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, कि जम्मू कश्मीर जो फुल फ्लेज स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उसके हेड हैं, ठीक है, उन्होंने उस बिल का बहुत जबरदस्त समर्थन किया था। तो आखिर में वो इस बिल का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं? जब वो एक फुल फ्लेज स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होने के बिल पे समर्थन दे सकते हैं, तो फिर ये तो यूनियन टेरिटरी को या स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने वाला बिल है नहीं, क्योंकि दिल्ली तो खुद एक यूनियन टेरिटरी था, पूर्ण राज्य था भी नहीं। और इसको
एक कहा जा रहा है कि एक बिल के माध्यम से इसके अधिकार को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका विरोध करना कहीं ना कहीं उनकी हिपोक्रेसी दिखती है, ठीक है, तो ये आक्षेप है, ठीक है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस बिल के माध्यम से कितना डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में या क्या होगा, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल क्या था, इसके कानूनी पक्ष क्या हैं और इसके राजनीतिक पक्ष क्या हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई फीडबैक देंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।